क्लास 7th लेसन 3 प्रशंसा का चक्कर। मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद हैं। कहें तो कुछ के नाम बताऊं? गुलाब का इत्र, जूही का माला, रेशम का कुर्ता, खोए की बर्फ़ी, दही की घुजिया, असली घी के जलेबी और मगही पान। मुझे अपनी पुस्तकें भी कम प्रिय नहीं, लेकिन पुस्तकों से प्यार है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि मैं सांसारी नहीं। बीवी बच्चे, घर बार सभी तो मुझे प्यारे हैं। फिर भी एक वस्तु ऐसी बच जाती है जिसकी इन सब चीज़ों से कोई तुलना नहीं। यह है अपनी मामूली सी प्रशंसा। बस यही एक चीज़ ऐसी है जिसे सुनने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर सकता। मुझे कुछ न दीजिए, लेकिन कृपा करके दिल खोलकर, झूठी ही सही, मेरी प्रशंसा करते जाइए। मैं आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। उस हालत में मुझ जैसा बेदाम का नौकर आप कहीं खोजने पर भी न पाइएगा। 85 के ऊपर की उम्र हो गई, सैकड़ों ही दोस्त बने, लेकिन टिके वे ही जो मेरी प्रशंसा करते रहे। जिसने खरी कही, मैंने उससे अपनी राह गही। क्या बताऊं, जानता सब हूँ, मगर इस मामले में मानता किसी का ही नहीं। खरी बात कह सबसे सकता हूँ, लेकिन खरी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हरगिज नहीं होती। असर मुझ पर मीठी बातों का ही होता है। इसे लाचारी कहिए, कमजोरी कहिए, चाहे तो बुराई भी कह लीजिए। हिंदुस्तान में सोने का बड़ा मोल है। लड़ाई समाप्त हुए एक जमाना हो गया, मगर इसके मोल गिरते ही नहीं। प्लेटिनम का मूल्य सोने से भी अधिक है। रत्न जवाहरातों का क्या कहने, लेकिन मेरी दृष्टि में इन सबका मूल्य प्रशंसा के 2 मीठे शब्दों के मुकाबले 3 कौड़ी का भी नहीं। इसलिए मैं प्रशंसा के मूल्य को अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों न जानूँ? सरकारें भी तो प्रशंसकों के बल पर चलती है। सरकार क्या, भगवान को भी अगर प्रशंसकों का टोटा पड़ जाए तो उसकी भी बधिया बैठ जाए। लोगों को तरह तरह के लालच देकर वह उनसे अपनी प्रशंसा के गीत गवाया करता है। कवियों के साथ भी यही बात है। कवि लोग अन्न जल पर थोड़े ही जीते हैं। ये तो प्रशंसा के पादप हैं। मिलती रहेगी तो खिलते रहेंगे, नहीं तो कुम्हलाते क्या देर लगती। इसलिए उस दिन रेल में जब मुझे मेरी रचनाओं के एक प्रशंसक अनायास मिल गए तो खुशी का ठिकाना न रहा। हम लोग उस दिन गाजियाबाद से दिल्ली लौट रहे थे। गाड़ी में जो साहित्य चर्चा चली तो बात बात में एक महोदय मेरा नाम जान गए। वे स्वयं मेरे पास खिसक आए, कहने लगे, धन्य भाग, वर्षों से आपका नाम पढ़ते सुनते थे। बड़ी तमन्ना थी आपके दर्शन की। क्या कमाल का लिखते हैं आप। आपकी रचनाओं को तो हमने अखबारों से काट काट कर एक रजिस्टर चिपका रखा है। आपकी पुस्तकों के सभी संस्करण हमारे पास हैं। मेरी पत्नी तो आपकी रचनाओं के पीछे समझिए जैसे पागल है। और तो और मेरी छोटी मुन्नी को भी आपकी कई कविताएं कंठस्थ हैं। शब्द क्या थे, मानो बूंद बूंद में अमृत भर रहा था। यात्रा की सारी थकान, डिब्बों की ठेल-पेल और साहित्य चर्चा में उत्पन्न उमस जैसे सब शीतल तरल और क्या कहूँ, रसमय हो चला। मेरे मन की बंद कली जैसे खट करके खिल उठी। बगल में बैठे अपने मित्र की ओर जरा तन कर देखा और महसूस किया कि उन पर ही नहीं, उन अनजान मित्रों की बातों का असर सारे डिब्बे पर बड़ा अनुकूल पड़ा है। कुछ सेकंड में ही मैं उस डिब्बे का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। अपनी प्रशंसा सुनकर क्योंकि सज्जन पुरुष संकोच करने लगता है, मैंने भी वही किया। मैं विनयी हो आया। कहने लगा, जी मैं क्या हूँ, यूँ ही कुछ लिख विख लेता हूँ। आप जैसे गुड़ी को कुछ पसंद आ जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। विनय बहुत बड़ी बात है। विनय बड़ों को ही शोभा देती है। अनजान मित्र कहने लगे, ज्ञानी ही सहनशील होते हैं। शिष्टता ओछों के बाटे नहीं आती। ओछे बर्तन में पानी छलकता है। मैं हिंदुस्तान के अनेक साहित्यकारों और कलाकारों से परिचित हूँ। मुँह देखी नहीं कहता, राम राम
उनमें यह बात कहाँ, आपको देखकर ही ऐसा लगता है जैसे परिवार के ही आदमी हैं। बातों का यह सिलसिला अभी और लंबा चलता, मगर गाड़ी शाहदरा स्टेशन पार कर यमुना के पुल आ गई। दिल्ली जंक्शन आने ही वाला था। बातों बातों में पता चला कि मेरे मेहरबान दोस्त कोलकाता में अपना कोई बड़ा व्यापार चलाते हैं। 2 दिनों के लिए किसी काम से राजधानी आए हैं। वे जिस होटल में ठहरने वाले थे उन्होंने उसका पता भी बताया और आग्रह किया कि मैं उनके यहाँ कम से कम एक बार चाय पी कर तो उन्हें अवश्य कृतार्थ करूं। दिल्ली में बसे 40 वर्ष ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी दिल्ली मुझसे कुछ दूर ही बनी हुई है। पुरखे कह गए हैं कि दिल्ली में आदमी को जरा सोच समझ कर चलना चाहिए। यहाँ लोगों से व्यवहार करते समय उन्हें 20 बार परखना चाहिए। इसलिए कोई लाख कहे, मैं किसी को अपना घर नहीं दिखाता। मित्र लोग मेरी इस आदत से भली भांति परिचित हैं। कुछ अपनी आदत, कुछ पत्नी के अद्वैत स्वभाव और कुछ अल्प बचत योजना का असर कि मित्रों के उलाहने और अमित्रों के ताने कभी मुझ पर असर नहीं करते। लेकिन इस बार की बात दूसरी थी, क्योंकि श्रीमती जी मैके पधारी हुई थी और अभी महीने की सिर्फ 3री ही तारीख थी। आपसे क्या छुपाऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन गुण ग्राहक मित्र की बातों से अभी मेरी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी। परिणाम यह कि एक गलत कदम उठ गया। वैसे ऐसे मामले में भी मैं उचित अनुचित का जरा कम ख्याल रखता हूँ, लेकिन न जाने क्या हुआ कि उनके मुख से अपनी शराफत का गुणगान सुनकर मुझे यह उचित नहीं लगा कि अपने शहर में आए हुए एक दुर्लभ पारखी को अपने घर न बुलाकर खुद उसके किराए के होटल में चलकर चाय पीने की धृष्टता की जाए। अगर मैं जल्दी में न होता या मुझे एक बार भी अपनी बात पर फिर से विचार करने का अवसर मिल जाता तो मैं कदापि वैसा न करता। लेकिन गाड़ी स्टेशन पर ठहर गई थी और लोगों के उतरने चढ़ने की रेल पेल फिर से शुरू हो गई थी। इस हड़बड़ी में मैं फंस गया और क्या बताऊं, जो अब तक कभी न किया था वह कर ही डाला। यानी मैंने उन महाशय को अपने घर का पता बता दिया। बड़े तपाक से मैंने कहा, भला यह भी कोई बात हुई, आप हमारे शहर में आए और उल्टे हम आपके मेहमान बने। लाख दिल्ली अब पुरानी नहीं रही। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ, आपको मेरा घर पवित्र करना ही पड़ेगा। थोड़े शिष्टाचार के बाद उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन मैंने उनके स्वागत की तैयारी की। पत्नी थी नहीं, नौकर घर में हम लोग खुद ही होते हैं, इसलिए उस दिन मैं सुबह तड़के ही उठ बैठा। सारा घर साफ करके आईने की माफिक चमका दिया, चीज़ों को करीने से जमाया, बाजार से कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ फल लाकर रख छोड़े। पास के होटल वाले से कह आया कि ठीक 4 बजे किसी को भेजकर चाय के लिए पूछवा ले। मित्र घड़ी के टाइम पर टैक्सी से उतरे। टैक्सी का बिल चुकाने लगा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। घर में घुसते ही उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा। यह बताने पर कि वे सब ननिहाल गए हैं, एक सदगृहस्थ की भांति उन्हें बड़ी निराशा हुई। सूने घर में हम लोग मेज़ों पर पैर फैलाकर जम गए। हमें डर भी किसका था, न घर में पत्नी का न बाहर सरकार का। मेरे मित्र की जानकारी अद्भुत थी। वे हर साहित्यिक की पुस्तकों के बारे में ही नहीं, उनकी आदतों, पसंदों और कपड़ों के बारे में भी पक्का पता रखते थे। 7 घंटे जैसे 7 मिनटों में समाप्त हो गए। काफ़ी दूर तक उन्हें छोड़ने गया। लौटा तो लगा कि मेरा मन भी कहीं बाहर ही छूट गया है। रात को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। पड़ा पड़ा सोचता रहा कि लोग लाग ईर्ष्या करें। मेरी कला को, साधना को समझने वाले अब पैदा होने लगे हैं। मेरे महान बनने में अब देर नहीं।
दूसरे दिन काफ़ी देर गए आँख खुली। रात की प्रशंसा का खुमार अभी पूरा उतरा नहीं था। मैंने आईने में गौर से झांक कर बाल जरा सीधे किए। कमीज डालकर बाहर चाय पीने निकला तो याद आया जेब खाली है। सोचा कुछ पैसे लेता चलूं, कल की चाय का बिल भी चुकाना है। मेज की दराज खोली तो सन्न रह गया। वह अस्त व्यस्त पड़ी थी। मनी बैग गायब था। दौड़कर दरवाजे पर गया तो देखा ताला कुंडी सब अंदर से ठीक तरह से बंद थे। जीना खिड़की सब सही सलामत थे। रात को सोने के बाद कोई आया नहीं। तब बटुआ कहाँ गया? मेरी आंखों के सामने से प्रशंसा का पर्दा खर्र से खिसक गया। एक एक करके मुझे कल शाम की सारी घटनाएं याद आने लगी। प्रशंसा मुझे काफ़ी महंगा पड़ी थी। मेरे मेहरबान मित्र महीने भर का पूरा वेतन अपनी प्रशंसाओं के पारिश्रमिक में वसूल कर ले गए थे। भला ऐसे चतुर कहीं होटलों का पक्का पता बता देते हैं। चाय के जूठे बर्तन, फलों के छिलके, जूठी तश्तरियाँ, मानो सब विद्रूप से मुंह बिचका कर मुझसे पूछ रहे थे, कहिए महाशय, महाकवि बनने में अब कितनी देर है?